ब्रह्मदेवाय नमः। तुम निसंदेही महाबलशाली हो। मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। यदि विष्णु से लड़ना है ब्रह्मदेव की उपासना करो। ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्यकश्यपु, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से, न निर्जीव से। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। प्रहलाद, माँ, मैं तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाएं। एक नाम से सबकी मुक्ति है। पुत्र, विष्णु का परित्याग कर। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। भगवान को छोड़ दो। मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। तो बुलाओ से आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। जय श्री राम सभी लोगों को। आज हमारे साथ अश्विन सर है, जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी आने वाली है, तो सर उसके डायरेक्टर है। तो आज हम सर से बात करेंगे, अश्विन सर से बहुत कुछ जानेंगे, इस मूवी के बारे में भी जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरीके की मूवी को क्रिएट करने में। क्योंकि जब मैं एज ए यूट्यूबर एक वीडियो क्रिएट करने मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सर तो मूवी बना रहे हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी हम सोच भी नहीं सकते। तो राम राम सर, राधे राधे, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जय श्री राम, हरे कृष्णा। कैसे हैं गौरव भाई? बिग फैन आपके चैनल के। अरे सर, बहुत समय से हम फॉलो कर रहे हैं। इतना एक मूवी के डायरेक्टर इतना कुछ बोल रहे सर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई मूवी के डायरेक्टर मेरे वीडियोस देखते हैं सर। आप इतना मेहनत करते हैं, आप सही कह रहे हैं। बिकॉज एक पूरा वीडियो को बनाना, उसको सोचना, ये अपने आप में एक एक चुनौती है। एंड यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। धन्यवाद सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हो और प्रेज कर रहे हो हमें। सबसे पहला मेरा सवाल सर यही होगा कि क्या चैलेंजेस आए सर आपको इस मूवी को बनाने में? देखिए, हमारे 25 जुलाई को पिक्चर की रिलीज है और प्रॉब्लम तो कहाँ से गिनाना मैं आपको शुरू करूँ, जिसे कहते हैं दांतों में से पसीना, आंखों में से खून। और हमारी तकरीबन 4.5 साल की तपस्या रही है, और वो भी एक एनिमेटेड फीचर फिल्म है, और इस प्रकार का एनिमेशन आज तक भारत में दर्शाया नहीं गया है। तो पहले तो इसी चीज को सोचना कि ये एक एनिमेशन के माध्यम से बनाई जाएगी, यही एक पहले बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और पूरी एनिमेशन की पाइपलाइन और एनिमेशन क्यों चूज करना, क्योंकि इससे कोई प्योरेस्ट फॉर्म मुझे नहीं लगता कि आर्ट फॉर्म कोई है फॉर मीडिया। बिकॉज आप एक एक फ्रेम बेसिकली आप क्रिएट करते हैं, तो इसमें बहुत बहुत प्रयास लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और उसके साथ फिर मन चेतन की, बुद्धि की भी शुद्धता चाहिए आपको। एक भगवान का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो लोगों को जोड़ना, कन्विंस करना कि ये किया जा सकता है, क्योंकि भारत में आज तक ऐसे पहले हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी होगा नहीं। तो ये विजन रखना और ये लोगों को अपने साथ लेकर के चलना, इस मुकाम तक लेकर के आना, ये भगवान का ही एक प्रकार से मान लीजिए आशीर्वाद है। और यही जर्नी की सबसे कठोर तपस्या रही, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, टेक्निकल चैलेंज के अलावा।
सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि सर मतलब एनिमेटेड ही आपने सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि देखिए सर, एक तो हमारे पास मूवी ऐसे बहुत कम है इस टाइप के कैरेक्टर के ऊपर, इस टाइप के स्टोरी लाइन के ऊपर से एनिमेटेड मूवीज तो और भी बहुत कम है। तो सर आपको ऐसा 1 मिनट के लिए ऐसा कभी तो आया होगा मन में कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस इसको बच्चे वाला मूवी समझ के मैच्योर मूवी ना समझ के कहीं देखने ना जाए या फिर इसमें इंटरेस्ट ना दिखा, ऐसा कभी तो आया होगा मन में सवाल? करेक्ट, बहुत 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 अच्छा सवाल है। और एक और बिकॉज लोगों के भारत के अंदर परसेप्शन ये है कि एनिमेशन मतलब वो बच्चों की पिक्चर है। और मेरे और बचपन से जो हम एनिमेशन देखता है, मैं बहुत वर्ल्ड क्लास एनिमेशन भी देखा है और इंडिजिनियस एनिमेशन भी देखा है। तो लेकिन वर्ल्ड क्लास एनिमेशन की कोई ना वो नहीं है, दायरा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। देखिए या जापान के एनिमेस देखिए, उनका कोई दायरा नहीं, वो सबके लिए है। और वो परसेप्शन भी नहीं है वहां पे, क्योंकि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। लेकिन भारत के अंदर आज तक ये परसेप्शन किसी ने तोड़ा नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता था ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर है, क्योंकि भारत में एनिमेशन कब से हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इसको बच्चों का मानते हैं। क्या हमेशा ये ऐसे ही रहेगा? तो मेरे मन में, हृदय में हमेशा से ये सवाल था, तो ये क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? दिस नीड्स टू चेंज। जुरासिक पार्क देखा है मैंने मूवी बचपन में 93-94 में, आज तक भारत में उस स्ट्रेचर की फिल्म नहीं है। वो टॉय स्टोरी एनिमेटेड फीचर है, हम उस स्केल का अभी तक नहीं बना पाए। सो इट नीड्स टू बी डन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है भारत में। सारी आप मार्वल की पिक्चर देख लें या फिर कोई बहुत बड़ी एनिमेटेड फीचर फिल्म भी देख लें, एंड में सारे भारतीय के कितने नाम आते हैं और यही भारत में काम हो रहा है सारा। सो दैट मींस स्किल इज नॉट द इशू, विल इज द इशू। कोई उसको उस स्केल में करना नहीं चाह रहा, क्यों नहीं करना चाह रहा उस पर हम अभी से चर्चा कर सकते हैं, बट somebody had to do it, किसी को तो करना ही था। तो मेरे दिमाग में ये मैं अवसर देखता था, मुझे लगता था कि अवसर है, क्योंकि आज का युवा नेटफ्लिक्स, अमेज़न पे और क्रंची रोल पे बड़ा बड़ा अच्छा प्रकार का इंटरनेशनल एनिमेशन देख रहा है। तो जहन में मेरे ये था मेरे भाई कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि हमारी जो अपनी ग्रंथ की कथा है, पुराण की कथा है, उसको प्रॉपरली पुराने तरीके से एक प्रॉपर वाइड स्केल एनिमेशन जैसे मार्वल या इस स्केल के एनिमेशन में क्यों ना दर्शाया जाए। सो इसकी बीज, इसकी नींव बेसिकली यहाँ से शुरू हुई थी, इसलिए एनिमेशन को चूज किया हमने, टू ब्रेक द परसेप्शन। जहां तक मैं समझ पाया ना, हमारे भारत में ना कैसा किया जाता है कि एनिमेशन को ना एक बस बच्चों के गेम तक सीमित रख दिया गया है कि सिंचैन है, डोरेमोन है, यहीं तक लिमिट रख दिया गया। जबकि हॉलीवुड में हम देखते हैं आइस एज, जो बड़े लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, कुंग-फू पांडा मूवीज हो गए, फिर और भी बहुत सारे मूवीज होंगे एनिमेटेड वाले जो हम लोग अभी भी देखते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे मूवीज और बने, लेकिन इंडिया में बनते नहीं है। तो आई थिंक कि बच्चों तक ये लिमिट कर दिया गया है इंडिया में, बट बाहर के जो हॉलीवुड वगैरह वो एक्सप्लोर करते रहते हैं कि यार इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे एक और इकोनॉमिक्स भी, मैं तो रोकना चाहूंगा तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारा परसेप्शन बिल्कुल सही है कि ऐसा है, बट इसका पीछे का कारण बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स भी है इसके पीछे, क्योंकि आज तक एनिमेशन फिल्मों ने बहुत ज्यादा नहीं कमाया भारत में, ये सत्य है। क्यों नहीं कमाया ये सोचना पड़ेगा। रामायण भी आई है एनिमेशन में, महाभारत भी आई है एनिमेशन में, जापानीज रामायण आज तक मैं उसका फैन हूँ, वो भी आई है भारत में, लेकिन भारत में एनिमेशन का थिएटर में आज तक डंका नहीं बजा है। सो क्योंकि इसके पीछे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनिमेशन इज अ लॉन्ग टर्म गेम। एक एनिमेशन फीचर फिल्म बनाने में 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगता है। आपकी नेजा 2 जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाया है चाइना में, वो भी 5-5, 6-6 साल लगा था, 7 साल लगा था एक उसकी नेजा 1 को। तो बनने ने खुद से अपनी मेहनत करके बनाया, बट उसको उतना समय चाहिए इंक्यूबेशन में, उतना विजन प्रोड्यूसर्स का भारत में नहीं है। इट्स लाइक बाहुबली, जब बाहुबली बन गई 5 साल राजा मौली जी ने बनाई, अब कोई जी दोबारा 5 वर्ष बनाएंगे, देंगे किसी फिल्म में, तो प्रोड्यूसर्स नो कि ये फिल्म को अच्छा ही बनाएगा। जेम्स कैमरन जी 10 वर्ष लगाते हैं अवतार जैसी फिल्म बनाने में, 10 वर्ष लगाते हैं उसका पार्ट 2 निकालने में, बिलियंस ऑफ डॉलर की, बट जो प्रोड्यूसर्स है वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों पे ही पैसा लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके लिए रिस्क कम होता है। तो भारत के अंदर वो विजनरी प्रोड्यूसर्स भी चाहिए, सिर्फ एनिमेटर्स नहीं चाहिए जो उनको बैक कर सके। उसमें से 5 एनिमेशन फिल्में बनेंगी, उसमें से 1 हिट जाएगी, और जो वो 1 हिट जाएगी वैसे ही 10 फिल्में बनेंगी, तब 1 सुपर डुपर हिट जाएगी। तो ये साइकिल होता है, क्योंकि जैसे आप ही यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं, हर कंटेंट इतना हिट नहीं जाएगा, हर कंटेंट अलग अलग लाइक्स आएंगे, अलग अलग व्यूज आएंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप जितना ज्यादा कंटेंट, तो चाइनीज एनिमेशन इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी है विश्व में, क्योंकि पिछले 20 वर्ष से वो इतना एनिमेशन बनाए जा रहे हैं, तब जाकर के वो इस मुकाम पे पहुंचे।
और भारत के अंदर वो साइकिल रन नहीं हुआ है उतनी तेजी से जितनी तेजी से हो सकता था। इस वजह से बेसिकली ये इशू। तो सर जैसा कि थोड़ा सा एक रेफरेंस मैं लेता हूँ, जो जापानीज जो एनिमेटेड वर्जन आया था रामायण का, जो कि रिलीज नहीं हो पाया था गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण कहिए या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, तो सर वो वाला उसमें ना बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं, गाने ऐसे हैं जो अभी भी गूजबम्स देते हैं हमें। जैसे उपवन वाला जो गाना है वो सुबह सुबह आप सुनो तो मन बहुत खुश हो जाता है, मतलब शांति मिलती है। सर क्या हाँ ये भी हो गया। तो सर क्या इस टाइप के गाने, इस टाइप का म्यूजिक हमें देखने के लिए मिलेगा मूवी में? ओ 100%। हमारे इस पिक्चर में हमने एक तो शास्त्र को केंद्र में रख करके, सेंटर में रख करके हमने पूरी पिक्चर को का अध्ययन, मतलब समझ लीजिए बहुत मेडिटेशन हुआ है इस पिक्चर के बनाने से पहले, और पूरे दशावतार हमारे इसी प्रकार से बन रहे हैं जो हम कर रहे हैं। जितने भी लोक कथाएं हैं उनको भी, जो प्रचलित लोक कथाएं हैं हर एक क्षेत्र से जो ग्रहण करके डाला जा सकता था वो किया है। और जहाँ तक संगीत है वो भी हमने अपने मंत्र और उच्चारण उन सबको रख करके, और भक्ति को, क्योंकि प्रहलाद महाराज यहाँ के शिरोमणि भक्त प्रहलाद की यहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पे भक्ति केंद्र में आती है, भक्ति सेंटर में आती है। उनका जो नव भक्ति, नई भक्ति हमारे प्रहलाद जी ने दी है, तो भक्ति गीत भी है इसमें, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, और जो न्यू एज रोमांस जो आप देखते हैं, जैसे आप आजकल की बड़ी फिल्म में देखते हैं वो भी। सो सारे रेंजेस इस फिल्म में कवर्ड। तो यस डेफिनेटली हमारे सॉन्ग अभी बहुत जल्द आउट होगा, तो आप सुनिएगा और बताइएगा। और आपको क्या लगता है? हमारा जो टीजर रिलीज में सॉन्ग था उस पर तो काफी लोग पता नहीं इंस्टा पे रील्स डालते हैं, तो हमारे पास आती हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैंस, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सर मेनली किस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है इस मूवी के लिए? जैसे जनरलाइज्ड ऑडियंस? हर वो इंसान जिसकी आस्था को आज अपने जीवन में कभी उसने अपनी आस्था पे उसकी ठेस पहुंची हो और उसने युद्ध लड़ा हो या अपनी आस्था को जानना चाहता हो, उसके लिए मूवी है। अब वो 4 साल का बच्चा भी हो सकता है और वो 80 साल का बूढ़ा भी हो सकता है। ये पिक्चर सबके लिए एक यूनिवर्सल मूवी है ये, क्योंकि प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक फादर सन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है एक प्रकार से, और वो आज भी प्रचलित है, हर घर में प्रचलित है। क्यों नहीं होता? मैं कुछ सोचता हूँ, मेरे फादर कुछ सोचते हैं, अंकल कुछ सोचते हैं, और युद्ध जो वॉर है, दैट इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज एंड वॉर ऑफ नैरेटिव्स टुडे, एंड इट इज वेरी अपैरेंट एवरीवेयर। तो हम आज भी इसलिए रेलेवेंट बन जाती है फिल्म। और किस प्रकार इन सब के बीच में धर्म जीतता है, दैट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में हम सब धर्म भूल चुके हैं। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, नॉट टू प्रीच टू द वर्ल्ड लाइक दैट, बट जो शास्त्र जिस प्रकार से हमको समझाते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट आर द गुड वैल्यूज, व्हाट आर द बेस्ट वैल्यूज, एंड व्हाई यू शुड स्टिक टू द बेस्ट वैल्यूज। एंड क्योंकि आप बेस्ट वैल्यू अपने बेस्ट कल्चरल वैल्यूज पे स्टिक करते हैं, किस प्रकार से यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी आपके लिए खड़ा होता है, धर्म भी आपकी रक्षा करने अवतार लेकर के खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसकी थीमेटिक जाती है। तो ये तो इटर्नल स्टोरी है। आपकी नॉर्थ में ये होलिका दहन हमारी तो बहुत प्रचलित त्योहार है, एवरीबडी नोज होलिका दहन, एंड साउथ में नरसिंह स्वामी इज कितने लोगों के इष्ट हैं। सो ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ आप हर जगह पाकिस्तान तक, तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं, ना ही कोई एज बाउंड्री है, ना लैंग्वेज, ना आप यदि इजिप्ट चले जाएंगे तो वहां पे वो हाफ मैन हाफ लायन वो पिरामिड के साइड में भगवान का वर्णन खड़ा हुआ है। आप यदि वहां पे ग्रीस वगैरह में चले जाएंगे तो वहां नार्निया की कहानी है, वहां पे असलान शेर है जो बच्चों को बचा रहा है एक विच से जिसको इटर्नल लाइफ चाहिए। आप जापान चले जाइए तो वहाँ पे शेर भगवानों की पूजा, वो तो खैर भारत से ही सारे एक्सपोर्ट हुए एक प्रकार से। चाइना में लायन डे एक उनका कैलेंडर ईयर है, एक दिन लायन की पूजा करते हैं वो फॉर प्रोटेक्शन। तो ये तो पूरे विश्व में है। सर नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे कठिन जो फेज था वो इस पूरे मूवी में वो कौन सा था आपके लिए? चैलेंजेस रहे, और मैं किसी भी स्टेज को कम नहीं आंकूंगा, लेकिन मैं आप भी क्रिएटर हैं और आपके माध्यम से आपके दर्शकों और सारे क्रिएटर्स को ये बताना चाहूंगा कि बनाना एक युद्ध है और उसको पहुंचाना एक दूसरा युद्ध है।
ये और सोचना भी सर कि ये इस चीज को बनाना है, ये भी एक अलग ही अपने आप में एक स्ट्रेस देता है। और एंड एज अ क्रिएटर, एज अ डायरेक्टर, आपको तीनों युद्ध खुद लड़ने पड़ेंगे, आपके लिए कोई आकर के युद्ध लड़ने नहीं वाला है। और पहली बार में कुछ ऐसा सोचना जो आज तक ऐसा दर्शाया नहीं गया है, और फिर उसको तीनों फेजेस और स्टेजेस पे अमल करना, ये चैलेंजिंग टास्क है। एंड इसके लिए पैशन के साथ ना बहुत हंगर चाहिए कि ऐसा कुछ हो, मुझे ऐसा लगता है। एंड टू कीप दैट हंगर अलाइव, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जब फिल्म हमने शुरू करी, हमारा बेसिकली वी आर आल्सो द प्रोड्यूसर, वी आर द प्रोड्यूसर्स, एंड साथ में हमारे एक अपार ग्रुप है, वो उनके जो है वो दे आर आल्सो प्रोड्यूसर्स विद अस। बट जो इनिशियल के 3.5-4 years रहे हैं, वी पुट ऑल आवर हार्ट, सोल्स, मनी, एवरीथिंग, क्योंकि जब तक इसको मैं बनाता नहीं तब तक कोई विश्वास थोड़ी ना कर सकता है उससे पहले कि ये बन सकता है। हाँ, उसके लिए हमने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया, और अभी भी दाव पे, हमारा घर बार, फैमिली का पैसा, सब कुछ दाव पे लगा दिया, बिकॉज हमारा विश्वास सिर्फ एक है कि भैया नरसिंह भगवान इज विद अस। इट इज वेरी सिंपल। तो एक तो वो विश्वास है, और ऊपर से वो हंगर है कि भैया करना ही है, हर घर हर आत्मा तक ये भगवान का नाम मुझे पहुंचाना ही है। दैट इज माय पुरुषार्थ, एंटिल माय लास्ट ब्रेथ आई हैव टू डू दिस। आई एम क्लियर विद दैट। ये मेरे तो ये पागलपन चाहिए। जब तक ये पागलपन नहीं होगा तब तक एक वेंचर का तो अल्टीमेटली क्या गति होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो नहीं पाता जब तक ये पागलपन नहीं आता है। हाँ, बिना पागलपन के नहीं हो सकता, बिना पागलपन के। जब ये कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती है, आप नोट करिएगा, इनके जो फाउंडर्स होते हैं, जिन्होंने बनाया होता है, नींव रखी, सब पागल ही होते हैं। वो बाद में कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाता है ज्यादा, तो वो क्योंकि वो जो सेट होता है उनके अंदर वो फायर होती है, बट वो पागलपन नहीं होता, क्योंकि पागलपन की जो रेंज है वो ओनर के पास हमेशा रहती है। आप चाहे एलॉन मस्क से ले लीजिए या कोई सबसे बड़ा कंपनी भी लीजिए, तो पागलपन चाहिए उसके। और सही बात है सर, कुछ ना कुछ आड़ा तिरछा जब लोग करते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तभी जाकर कुछ ऐसा बनता है जो अभी तक नहीं बना है, या फिर कुछ ऐसा बनता है जो लोग चाहते थे कि बने लेकिन बना नहीं था। करेक्ट। सर थोड़ा मूवी के बारे में हमें बताइए सर, क्योंकि लोगों ने ट्रेलर तो अभी तक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद तो जरूरी देख लेंगे। थोड़ा सा मूवी के बारे में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप बता सके जो ट्रेलर में नहीं है, जो स्पॉइलर भी ना बने और ट्रेलर में भी नहीं है, ऐसा कुछ सर। देखिए, हमारी ये मूवी जो है ये धर्म ग्रंथों से तो उठा रखी है, वहीं से हूबहू हमने दर्शाने का प्रयास पूरा करा, ये तो सत्य है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हमने इन दोनों को कवर किया है इसमें। ये जो रूप है, ये वैकुंठ धाम में जय और विजय करके दो आत्मा है जो भगवान के द्वारपाल है, जिनको बेसिकली श्राप मिलता है 4 कुमारों से। 4 कुमार ब्रह्मा जी की जो रचनाएं हैं, जो पहले सृष्टि की रचना से पहले उन्होंने 4 कुमार करे थे, और जो संत बन गए, तो 4 संत कुमार है हमारे, जिनका वैकुंठ में जाकर के उनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो उनको श्राप देते हैं। तो उनको जो श्राप मिलता है गौरव, वो ये मिलता है कि तुम बेसिकली अपने जिस स्वामी के लिए तुम इतने ईगो में आ गए हो, वो भी वैकुंठ लोक में, भगवान के लोक में, उनसे तुम बिछड़ जाओगे। ये हमारा श्राप है। और फिर भगवान विष्णु आकर के इंटरवीन करते हैं, कुछ सेटलमेंट होता है श्राप का। तो फाइनल श्राप जो निकल के आता है वो ये कि आपको अब चॉइस ये है कि या तो 7 जन्म भगवान के मित्र बन के मृत्यु लोक, मतलब भूलोक में आना पड़ेगा, या फिर 3 जन्म उनका दुश्मन बन के आना पड़ेगा, शत्रु बन के आना पड़ेगा। तो वो चयन करते हैं 3 जन्म का, 3 बर्थ्स का। तो वो 3 बर्थ्स का पहला बर्थ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, लेकिन बाकी के जो दूसरे हैं वो आपको पता है कौन है? नहीं सर। जो सेकंड बर्थ होता है उनका, वो रामायण में रावण और कुंभकर्ण का। ओके, ये सेकंड बर्थ था, और पहला बर्थ था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिसकी हमारी कहानी है। सेकंड बर्थ रावण एंड कुंभकर्ण। तीसरा मैं बताऊंगा नहीं, लेट योर ओके लोगों को थोड़ा भी सर्च करने दीजिए। जी हाँ। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है।
साथ के साथ हमारे दशक, वैसे तो हमारे 24-22 अवतार, अपना जो 24 अवतार बेसिकली बताए जाते हैं भगवान विष्णु के, जो इसमें से मेन दशा अवतार है, प्लस वो भी हम पूरा अपने महाअवतार सीरीज में कवर करेंगे. सम माइट इवन बी थ्रू सीरीज, नेट अपना सीरीज वगैरह, एंड सम माइट बी थ्रू इवन गेम्स ऑल्सो. प्लस हम एक कॉमिक भी रिलीज करेंगे. तो ये पूरा का पूरा जो क्रम है, शास्त्र अनुसार ये भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये कल्प कैसे चलता है, एवरीथिंग इन ग्रेव डिटेल इन अ बिग सिनेमैटिक पीस ये बनाया जाएगा. और कोई भी दर्शक इसको कहीं से भी एक्सपीरियंस कर पाएगा. नॉट नेसेसरीली कि आपको एक पिक्चर पहले देखनी है, आप कहीं से भी पिक्चर देखेंगे, कुछ भी चीज एक्सपीरियंस करेंगे आप. मतलब ऐसा पूरा पैरेलल में आप कहीं से भी किसी को भी उठा के देख सकते हो, ऐसा पूरा ऐसा नहीं कि पहला देखो फिर आखिरी देखो. या तो पूरा सतयुग से लेकर के कलयुग का तो जो क्रम चलता है एक वो, और फिर हाउ इट हैपेंस, व्हाट हैपेंस, तो ये सारा कुछ हम करें. क्योंकि आज की डेट में आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है शास्त्र. ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जितने भी धर्माचार्य, धर्मगुरु हैं, उनके प्रवचन में सुन लिया, बट लोग पसंद नहीं करते. बिकॉज टुडे पीपल आर सो एंगेज्ड इन फोन वगैरह, तो वो विजुअल मीडिया बहुत, विजुअल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. सो दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली ब्रिंगिंग. सर मेरा ये मानना है सर कि जैसे आपने बताया कि इंगेज नहीं कर पाते लोग, तो मैं ये सोचता हूँ ना कि लोग इच्छा भी नहीं रखते हैं जानने की. उसका रीजन है सर, हमारा जो जनरेशन है, जैसे आप मेरे से एक पहले जनरेशन की हो, हमारा जो जनरेशन है और हमारे बाद का जो जनरेशन है ना, उनको ना हर चीज के अंदर कुछ ऐसा चाहिए जो बोर ना करे उनको. अब एकदम सिंपल सी बात है सर, अगर आप हमारी जनरेशन को अगर आप चाहोगे कि बिठाकर आप उनको रामायण कहानी की तरह सुना दो, तो मोस्टली लोग नहीं चाहेंगे सुनना. उनको लगा यार बोर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है. बट अगर वही सेम रामायण को अगर आप ऐसा एक सिनेमैटिक मूवी में आप उनको दिखाओ, तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. अगर वही सेम चीज सर आप हमारे पहले वाले जनरेशन के पास चले जाए, जैसे आपका जनरेशन या आपके पहले वाले जनरेशन, तो अगर आप उनको मूवी में दिखाओगे रामायण, तो हो सकता है वो ना देखें. बट अगर आप उनको कथा ऐसा या एज अ स्टोरी आप उनको सुनाओगे, तो वो ज्यादा उसमें अट्रैक्ट होते हैं. हाँ, क्योंकि वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मार बहुत खा लेते हैं ना, जीवन की सच्चाई समझ में आ जाती है. फिर हम काम होना चाहते हैं, हम स्ट्रेस कम लेना चाहते हैं, जितनी आसानी से चीजें हो जाए वो ज्यादा हम चाहते हैं. तो हमको देखिए बड़ा सिंपल सा है कि आपका यूथ जो होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. यूथ में स्पेशली टीनेजर टिल 25 से पहले आप रिबेलस होते हैं. यू विल क्वेश्चन एवरीथिंग एंड यू शुड. ये क्रम है, यू शुड. एंड वो होने के बाद, क्योंकि उससे पहले आपके माँ बाप आप पे संस्कार डालते हैं, एंड देन यू विल रिबेल अगेंस्ट दोस, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों है. उसके बाद आपका फेज आता है कि आप बिल्कुल उन संस्कारों को छोड़ते हैं. मैं सिटी लाइफ आज के जिस तरफ कलयुग जा रहा है उसको छोड़ते हैं, तो यू बिकम कंप्लीटली लिबरल, बिकॉज यू डोंट वांट टू बिलीव इन एनीथिंग. लिबरल होते हैं, और फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलते हैं लाइफ. दैट ओवर लिबरलाइजेशन से क्या होता है, तब आप बेसिकली अपना बाउंड्रीज समझ पाते हैं. ये क्रम है लाइफ का. तो आप और मैं बेसिकली आगे वाले क्रम में, और जो जेन अल्फा है और ये जितने भी हैं अभी ये इस क्रम में, लेकिन इनके बीज बोना ये हमारा कर्तव्य है, वरना ये सब बिगड़ जाएंगे. ये इनको वापस कभी ये जो जैसे हम आज की डेट में यूरोप और यूएस का कैलामिटीज देख रहे हैं, जिस प्रकार से हो रहा है, एवरीबॉडी सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस है सबको. कोई अपने आप को, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो है क्या आखिर. कोई कुछ भी मान रहा है अपने, कुछ भी. हाँ, आप जो बोलो मैं वो बिगड़ जाता है. सो तो दिस अपने दैट इज वाई, क्योंकि हम वर्णाश्रम धर्म भूल चुके हैं ना. हम अब पहले ब्रह्मचार्य और ये सब नहीं कर रहे, तो इसका कॉन्सिक्वेंस है. तो इस कॉन्सिक्वेंस में अब हमको क्या करना है, प्रिजर्व करने के लिए वो हमारा धर्म बन जाता है. बट वी हैव टू गिव इट टू देम द वे दे लाइक इट. हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको वो वही प्रवचन स्टाइल में चीजें दिखाएं जिसे वो भागते हैं. हमको वी हैव टू मेक इट वर्थवाइल फॉर देम, सो दैट दे रिलेट टू इट. दैट इज हाउ इट हैज. मूवी के ऊपर मेन मोटिव आपका क्या था सर, कि लोगों तक क्या पहुंचाना है मुझे? एक हमारा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना है, या फिर लोगों तक हमारे धर्म को रिलेट करते हुए लोगों को एजुकेट करना है? दोनों. इट वाज वेरी क्लियर, दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आई वांट पीपल टू बी एंटरटेन्ड.
मैं चाहता हूँ कि वो धर्म, ऐसा नहीं है कि धर्म है तो बोरिंग होना चाहिए, धर्म है तो मैसिवली एंटरटेनिंग होना चाहिए। ये मेरा जागृता मेरी बाहुबली देखने से आई थी कि यू कैन यूज कल्चर, यू कैन हैव हेरिटेज एंड वैल्यूज एंड यू कैन हैव अ मास्टरपीस। ऐसा आवश्यक नहीं है कि और हमारे जितनी भी कहानियां हैं, हमारी जितनी भी लीलाएं हैं और जितने भी पुराण पढ़ते हैं, उसमें इतनी सारी पॉलिटिक्स है, इतना सारा एक्शन है, इतनी सारी इमोशंस बंधे हुए हैं। हर एक एक्शन के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। कोई ऐसा मनगढ़ंत चीजें नहीं हो रही है। हर एक किरदार के पीछे एक बहुत डीप उसका पीछे इमोशन है। चाहे वो शकुनी पकड़ लीजिए, चाहे वो कर्ण पकड़ लीजिए, चाहे वो द्रोणाचार्य पकड़ लीजिए, चाहे वो अर्जुन पकड़ लीजिए। वो ये तो सिर्फ महाभारत हुए, या हम रामायण में विभीषण ऐसे क्यों निकलते हैं, विभीषण का माइंड ऐसे क्यों है महाराज का। तो सो एवरीथिंग हैज अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट, और वो पॉइंट को दिखाना बहुत जरूरी है, रादर देन जस्ट शोइंग सुपरफिशियल कैरेक्टर्स कि भैया आपने बस दिखा दिया ऐसा है तो ऐसा है। वो भी कर रहे हैं लोग, वो दैट्स फेयर, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए आज के लिए कनेक्ट करना, ताकि वो ज्यादा कनेक्ट कर पाए हीरोज के साथ। या क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको इंटरनेशनल उसमें दिखती हैं फिल्म्स में। तो सर इस मूवी के बाद का क्या प्लान है सर? इस मूवी के आगे अब क्या? इस मूवी के बाद क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार अच्छे से अनाउंस करता हूँ, हमारी नेक्स्ट पिक्चर होगी महाअवतार परशुराम, जिसमें हम श्री परशुराम जी का पूरा सब कुछ लीला बताएंगे, और नेवर सीन बिफोर इस प्रकार से आशा ना दर्शाया गया, ना सोचा गया हो सकता है स्क्रीन पे। दैट इज गोइंग टू बी आवर हम्बल अटेम्प्ट, जिसके अंदर पूरे हम भारतवर्ष से रिसर्च करके हमारा सारा कुछ वो प्री प्रोडक्शन के आसपास इट्स ऑलमोस्ट ओवर एंड वी आर पुशिंग इट इनटू प्रोडक्शन। ओके, तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है इस पे? हाँ जी। मतलब ये तो एक हमारे लिए मतलब एक वो है सर कि एक स्पॉइलर है, कि कह सकते हैं स्पॉइलर के जैसा, कि एक मूवी भी जस्ट आने वाली है और दूसरे का काम शुरू हो चुका है। जी। अरे भगवान परशुराम का तो क्या मैं आपको बताऊं, अगर उनकी कहानियां पढ़ेंगे, इतने जबरदस्त उनका पेन और उनका धर्म के प्रति सटीक निश्चय, दृढ़ निश्चय, और वो उसका लेकर के पूरे विश्व से लड़ जाना, ये आसान काम थोड़ा, ये तो भगवान के अवतार है। तो एक व्यक्ति पूरे दुनिया के अगेंस्ट होके कैसे बुराई से लड़ रहा है, सबको चीजों के अगेंस्ट जाकर भी। इसमें देखिएगा लोगों की रेबेल एक्चुअली क्या होता है, व्हाट एन एक्चुअल धर्म के लिए रेबेल करूंगा, ऐसे ही किसी भी चीज के लिए नहीं। हाँ, आपको धर्म पता होना चाहिए, रेबेल एक्शन चाहिए ना। धर्म के प्रति क्या एक्शन होता है, कितना खून खराबा लोगों को आजकल बहुत पसंद आता है। देखिए कितना खून होता है, इतना खून होगा कि नदियां बह जाती है परशुराम जी के युद्ध में। तो ऑल दैट इज गोइंग टू बी देयर। एक पैराग्राफ में अगर मैं जानना चाहूँ, मान लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता आपकी मूवी के बारे में, ना मैंने कभी ट्रेलर देखा है ना कुछ भी, तो मुझे क्या मिलने वाला है इस मूवी से जब मैं थिएटर में जाऊंगा? देखिए, सबसे पहले ये इतना बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो आज तक भारत की स्क्रीन पे, मतलब मैं अपना छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, बट भारत की स्क्रीन पे एनिमेशन के माध्यम से तो नहीं दर्शाया गया। ये एक 3D स्टेरियोस्कोपिक फिल्म है, मतलब आप वो चश्मा पहन करके इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसकी ग्राफिक फिडेलिटी और डिटेल वी हैव ट्राइड आवर मैक्सिमम बेस्ट, और इसको आप 5 भारतीय भाषा में देख पाएंगे, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम में, एंड पूरे विश्व में भी आप इसको देख पाएंगे इन्हीं भाषाओं में। एंड आगे चल करके यही इंटरनेशनल 5 भाषाओं में भी रिलीज होगी, जापानीज, कोरियन, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश में, वर्ल्ड वाइड। सो पूरे विश्व में आप इस कहानी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी भी इन योर फेवरेट लैंग्वेज दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस इट इन। बट द मेन थिंग इज कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो आपने दूसरी कहानियों में नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रहलाद नरसिंह भगवान की कहानी तो कई बार आप ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, हाँ, सुन चुके हैं, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो ये उसको जीना, वो उस समय पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यस। तो यहाँ से मतलब ये जैसे हमने कई लोगों को जब ये फिल्म दिखाई तो रोते हुए बाहर निकले हों,
saying कि this is not animation, this is actually a film. मैं कहा yes, it is only a film that happens to be an animation. अभी अगर ये फिल्में बनाने जाते तो 400-600 करोड़ का बजट नहीं था हमारे पास, तो हमने इसको एनिमेशन के माध्यम से बनाया है और इसी प्रकार से हम इस कृति में चलेंगे. बट पॉइंट इज कि एक एक्शन क्या होता है और साथ के साथ एक कल्चर क्या होता है, ये इस पिक्चर से आप अच्छी तरह इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे. देखिए 25 जुलाई थिएटर्स में, आपके भारत में हर जगह ये थिएटर्स पे आएगी एंड आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और सबको मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की फिल्में आज वापस आना बहुत आवश्यक है. हमारे कल्चर को आगे युवा और नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है और इन सब चीज़ों को सिनेमा और मीडिया के माध्यम से रिस्टोर करना बहुत आवश्यक है. तो ये वो प्रयास है जिसके लिए आपको जाना है. ऑफ कोर्स मूवी तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, ये हमारी गारंटी है. एंड भगवान नरसिम्हा आपको और आपके इस चैनल को और आपके सारे परिवार को और जितने भी आपके श्रोता हैं और दर्शक हैं, उन सबको बहुत प्रोटेक्शन दें, बिकॉज द कमिंग टाइम्स कैन बी डिफिकल्ट. यस, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच मेरे भाई.